तो हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वाली क्लास में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की होगी एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पिछले 7-8 सालों में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, उन सभी को मैंने एक जगह कंबाइन करके सेट बना दिया है। टोटल 4 या 5 सेट बनाया है, जिनमें से सभी का हम एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे आप लोग का होगा क्या कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाली जो ऑब्जेक्टिव का डर है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा इतने के अंदर में ही आएगा, क्योंकि 90% ऑब्जेक्टिव जो मैं बता दे रहा हूँ सेट में, इसी में से रहेगी। बाकी 10% आगे पीछे रह सकती है, उसमें कोई नई बात नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन मैं तो सेट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर भी अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट फाइनली देखते हैं एंड खुद से भी सेट को सॉल्व करते हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव 15 या 20 नंबर का पूछता है वो आपका फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये हम आज सेट 1 सॉल्व करेंगे। टोटल 5 सेट है, तो इसमें से हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कवर कर लें, है ना, क्योंकि अगर पाँचों को कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे, जैसा टाइम रहेगा फिर उस अनुसार हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला इसमें MCQ है एंड टोटल इसमें 15 MCQ हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीजन थेरेपी को दर्शाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसका आंसर क्या होगा? एनोरेक्सिया? बिल्कुल नहीं, एनोरेक्सिया आपका होता है भूख न लगने को। ठीक है, एनीमिया आपका खून की कमी होता है एंड निमोनिया आपका एक डिजीज है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन थेरेपी किस में ज़रूरत पड़ेगा? तो आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा साइनोसिस में, है ना, क्योंकि जो साइनोसिस होता है ये आपका शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से होता है, यानी कि डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन इन योर ब्लड। चलिए अब अगले क्वेश्चन के पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि लंबर पंक्चर के लिए मरीज को किस पोजीशन में रखा जाता है। तो जो लंबर पंक्चर के लिए मरीज के लिए बेस्ट पोजीशन है वो होता है सी सेप पोजीशन, है ना। सी सेप पोजीशन वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है लंबर पंक्चर के लिए, क्योंकि उसमें से आप लोग क्या करते हैं, पेशेंट की स्पाइन में से जो उसका CSF फ्लूइड होता है ना, वो हम लोग लेते हैं, है ना। या कभी कभी एनेस्थीसिया भी देना होता है स्पाइन में, तो उसके लिए भी सी सेप पोजीशन का ही उपयोग हम लोग करते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट कह रहा है आपका पल्स रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड, यानी कि जो आपकी धड़कन है वो 60 बीट्स पर मिनट, है ना, यानी कि 60 BPM से कम अगर धड़कती है तो उससे क्या कहता है? टेकिकार्डिया? बिल्कुल नहीं, टेकिकार्डिया जब आपका मोर देन एवरेज, है ना, यानी कि एवरेज से ज़्यादा इसका बीट्स फास्ट होगा तो आपका टेकिकार्डिया की सिचुएशन होगी। टेकिपनिया आपका हाई ब्रीदिंग रेट हो जाता है और ब्रेडिपनिया आपका लो ब्रीदिंग रेट हो जाता है। तो यहाँ पे कम धड़कने को कह रहा है, तो इस यहाँ पे होगा ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, देखिए इसमें दिल की धड़कने की बात होती है, कार्डिया से ही छड़ जाता है, क्योंकि अगर कार्डिया तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो टेकी आपका आ जाएगा हाई के लिए एंड ब्रेडी आ जाएगा आपका लो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 60 बीट्स पर मिनट से कम, तो ब्रेडिकार्डिया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब शरीर में जब शरीर का तापमान अधिक हो तो हाइपर पैरेक्सिया कहलाता है। तो हाइपर पैरेक्सिया आपका जनरली जो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ऊपर हो जाता है तो वैसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि हाइपर पैरेक्सिया में है पेशेंट। ठीक है, तो 105 या 105 डिग्री से ऊपर जब हो जाएगा तो वो हाइपर पैरेक्सिया हो जाएगा। उससे पहले आपका पैरेक्सिया में रहता है। पैरेक्सिया का भी कई टाइप होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ देता है पैरेक्सिया के बारे में, या फिर शॉर्ट नोट्स में भी दे सकता है विथ उसके टाइप्स के साथ एक्सप्लेनेशन करने को कह सकता है ना। तो इन सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी का गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर जाना क्या कहते हैं, है ना, यानी कि द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, यानी कि जब आपका जो हीट है वो गर्म स्थान से ठंडक स्थान की ओर जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भी आपकी जो ऊष्मा होती है, हीट होता है, वो गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफर होता है एंड इस प्रोसीजर को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉलर बोन के टूटने पर किस प्रकार का बैंडेज होता है। तो जब भी कॉलर बोन टूटता है तो हम लोग यूज करते हैं जनरली क्या, फिगर ऑफ 8 बैंडेज का, इस तरह से कुछ, है ना। और ये जो कॉलर बोन होता है आपका शोल्डर और चेस्ट को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जब भी किसी पेशेंट की कॉलर बोन ब्रेक होती है तो वहाँ पे हम लोग फिगर ऑफ 8 बैंडेज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जहर को प्रभावहीन बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने आप लोग को फार्माकोलॉजी वाली वीडियो में बताई है ना, यानी कि काउंटर अटैक इफेक्ट ऑफ द पॉइजन एंटीडोट्स। एंटीडोट का काम होता है जहर के प्रभाव को नष्ट करना। बाकी एंटीबायोटिक, एंड्रोजेंस, एंटीमेटिक्स, ये सब क्या उपयोग है, ये आप लोग उस वाली वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको फार्माकोलॉजी का और टाइप्स ऑफ ड्रग या क्लास ऑफ ड्रग के बारे में बताया। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदासीन एनिमा है, यानी कि रिटेंड एनिमा। तो ये जो रिटेंड एनिमा होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इसका यूज जनरली स्टूल को इजी पास करने के लिए किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का रेक्टम में स्टूल आकर जम चुका है, वो पास नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे हम लोग रिटेंड एनिमा देते हैं, जिससे पेशेंट को स्टूल पास करने में कोई भी दिक्कत ना हो। स्टूल सॉफ्टनर भी इसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं, ऑयल एनिमा का, ठीक है। रिटेंड एनिमा के एग्जाम्पल की बात करें तो ऑयल एनिमा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निचले स्तर की प्रशिक्षित नर्स को कार्य सौंपना कहलाएगा। तो जब कभी भी कोई सीनियर नर्स अपने से निचले स्तर की नर्स को कार्य सौंपता है, तो उसके सीनियर नर्स क्या करती है, सुपरविजन में रहती है ना, देख रेख करती है कि कहीं कोई काम गलत ना हो जाए या कहीं कोई एरर ना आ जाए। क्योंकि ये जो मेडिकल लाइन है, यहाँ पे काम को काफ़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी लापरवाही पेशेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि ठीक तरह से विष संक्रमण, है ना, यानी कि स्टरलाइजेशन करने के लिए ऑटोक्लेव का तापमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में गलत लिखा है, विष संक्रमण को डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन को निर्जीवाणुकरण कहते हैं, है ना। तो चलिए जो भी है, मेन रूप से आपको ध्यान रखना है कि ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर डिसइंफेक्शन करने के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका इंट्रा आर्शियोसिस सुई दी जाती है। तो जो आपका इंट्रा आर्शियोसिस सुई है, वो आपका बोन मैरो में दिया जाता है जनरली, है ना, यानी कि आपके बोन मैरो में इंट्रा ऑसियस सुई दी जाती है। हम लोग थोड़ा इसे फास्ट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोशिश रहेगी कि विद इन 15 मिनट्स कम से कम एक सेट जरूर खत्म कर दें, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो बचेगी सेट उसे आप लोग के लिए मैं दे दूंगा, जिससे आप लोग अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर लें, अगर नहीं तो आप हमें कमेंट जो करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसका जो सेट 3, 4, 5 जिसका जितना तक आपको सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस सारा सॉल्यूशन आपको करवा देंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं इस सेट को अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रिंगर लैक्टेट किस प्रकार का सॉल्यूशन है। तो जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है बहुत आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। रिंगर लैक्टेट आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हॉस्पाइस, है ना, किस प्रकार के उपचार की अवधारणा है। तो ये जो हॉस्पिस आपका जो ट्रीटमेंट है, ये जनरली उन पेशेंट को दिया जाता है जिनकी लाइफ स्पैन काफ़ी कम बचती है। जैसे कि इसमें ऑप्शन आएगा बीमार कैंसर रोगी को, है ना। जब होता क्या है कि कोई कैंसर का पेशेंट के पास अब टाइम कम रहता है ना, विद इन 1 मंथ या 2, 4, 5 मंथ, तो वहाँ पे डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है। तो वैसे पेशेंट को हॉस्पिस ट्रीटमेंट दी जाती है, जहाँ पे पेशेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो कुछ समय का मेहमान होते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन बी ए हो जाएगा, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है आपका कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस देश में पैदा हुई थी। तो यहाँ पे कंट्री का नाम इटली हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। एंड अगर डेट की बात कर लें तो डेट आपका है 12 मई 1820 को, ठीक है। 12 मई 1820 को इटली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। एंड इसी डेट को हम लोग इंटरनेशनल नर्सेज डे भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गैर मौखिक संचारण विधि निम्न में से कौन सी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड नहीं है। एक आप लोगों का टॉपिक भी है इसमें, कम्युनिकेशन चैप्टर ही है पूरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, है ना। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें ऐसा है आपका स्पोकन वर्ड्स, है ना।
क्योंकि स्पोकन वर्ड आपका आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में, बाकी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट ये तीनों आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि एजिंग प्रोसेस के अध्ययन को क्या कहता है, यानी कि जो आपका एज बढ़ती घटती है इस प्रोसेस को स्टडी करने को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग जेरियाट्रिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जेरियाट्रिक। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रॉ सीट को कितने सेंटीमीटर सिर से दूर रखना चाहिए, तो जो कोई ड्रॉ सीट होता है उसे हम लोग पेशेंट के सिर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि जूं संक्रमित हालत को क्या कहते हैं, तो जूं से संक्रमित हालत को हम लोग पेडिकुलोसिस कहते हैं। PEDICULOSIS। ठीक है, पेडिकुलोसिस। नेक्स्ट कह रहा है कि मौत के बाद शरीर का अकड़ जाना क्या कहलाता है, तो जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है ना, तो उसका शरीर में जो कड़ापन आता है उसे हम लोग राइगर मोर्टिस कहते हैं। ये कई बार पूछा भी एग्जाम में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया ना, राइगर मोर्टिस। चलिए नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द हीट अप्लाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिक्यूबिटस अल्सर, यानी कि जो डिक्यूबिटस अल्सर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कितने मिनट तक हीट देते हैं। तो डिक्यूबिटस अल्सर को हम लोग दूसरे नाम में प्रेशर अल्सर भी कहते हैं, है ना, जिसे बेड सोर भी कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वहाँ पे हमने बेड सोर का एक टॉपिक कवर किया है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने बताया है। तो जो डिक्यूबिटस अल्सर होता है उसके इलाज के लिए हम लोग 20 to 30 मिनट तक, है ना, गर्मी से उसकी सेकाई करते हैं, ताकि उसका जो भी जख्म है वो थोड़ी आसानी से सूख जाए, एंड उसकी गर्मी जख्म से थोड़ी दूर करके दी जाती है 5-5 मिनट के टाइम इंटरवल पे, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो पेशेंट को। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग BMI, है ना, तो यहाँ पे BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है आपका ये वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि किसी बच्चे का जितना वजन है उसे केजी में लिखना है आपको, एंड उसे डिवाइड करना है आपको उसकी हाइट से, है ना। तो हाइट किस में होनी चाहिए, तो हाइट आपके मीटर में होनी चाहिए। 1 मीटर हो तो 1 का स्क्वायर, अगर 1.5 मीटर हो तो 1.5 का स्क्वायर, है ना। तो उस अनुसार आपका समथिंग जो भी हो उसका स्क्वायर करके वेट से डिवाइड कर देना है, तो बॉडी मास इंडेक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 लीटर कितने क्वाट के बराबर होता है, तो 1 लीटर में आपका ना 1.02 क्वाट होता है। 1.02, 1 लीटर बराबर 1.02 क्वाट होता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एब्रीविएशन HS डिनोट, तो जो एब्रीविएशन HS किसे डिनोट करता है, तो आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर कभी कभी HS लिख देता है किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पे, तो HS का मतलब होता है यहाँ पे होरा सोमिनी। ठीक है, अगर HS का फुल फॉर्म बात करें तो होरा सोमिनी होता है, एंड इसका मतलब होता है सोते समय। ठीक है, तो जब किसी भी पेशेंट को कोई दवाई रात में सोने समय खानी होगी, तो वहाँ पे उस मेडिसिन के आगे एजस्ट लगा देगा, एंड वहाँ पे फिर आपका मेडिसिन का नाम लिख देगा, क्योंकि वो दवाई फिर आपको सोते टाइम खानी होती है। ठीक है, तो ये था आपका फिल द ब्लैंक्स। अब आता है हमारा मैचिंग, जो हमारे फर्स्ट सेट का लास्ट पॉइंट है, मैचिंग ही है आपका, है ना। इसके बाद सेट 2 आ जाएगा, तो जिसे हम लोग नेक्स्ट वाली टॉपिक पे देख लेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में, और बाकी बात लास्ट इस वीडियो के लास्ट में करते हैं आपसे। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट, तो शार्प इंस्ट्रूमेंट को आप लोग किससे मैच कीजिएगा, ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते तब तक, है ना, जो क्लास में जो बचेगा फिर उससे देख लेंगे। तो नेक्स्ट आ रहा है आपका आइसोलेशन, तो आइसोलेशन किस बीमारी में करते हैं, तो चिकन पॉक्स आपका एक संक्रामक बीमारी है, तो वहाँ पे पेशेंट को आइसोलेशन करके रखा जाता है, अलग करके रखते हैं, है ना, ताकि जो हेल्दी पेशेंट है उनमें बीमारी ना फैले। फिर नीचे कह रहा है कि ऑप्शन सी बेड सोर, तो बेड सोर जाएगा आपका पैराप्लेजिया के साथ।
पैराप्लेजिया होता है जनरली आपका पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमाइटीज, यानी कि आपके बॉडी के निचले हिस्से को पैरालाइज अगर हो जाता है तो वैसी सिचुएशन को हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं। इसमें जनरली आपका लेग शामिल हो सकता है, या तो फिर आपका ब्लैडर, या तो फिर आपका वो बॉयल। तो इन सब में अगर आपका किसी का पैरालिसिस होता है कोई बॉडी पार्ट, तो उसे हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिफिशियल फीडिंग। तो आर्टिफिशियल फीडिंग जनरली हम लोग कैसे देते हैं, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को, है ना, यानी कि जो पेशेंट बेहोश हो, वो खुद से खाना नहीं खा सकता, तो वैसी पेशेंट को हम लोग आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं, है ना, जिसे कह लीजिए कि आहार नलिका भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन नंबर 3, पैरोटाइटिस। तो ये जो पैरोटाइटिस होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में क्या लगा हुआ है, ITIS। ये जो आपका प्रीफिक्स लास्ट में आता है, जो लास्ट में प्रीफिक्स आता है आपका ITIS, तो ये जो प्रीफिक्स जब भी आएगा समझ लीजिए कि इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, सूजन की बात हो रही है, ठीक है। तो पैरोटाइटिस, तो ये आपका बात करेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, है ना। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, तो ये आप एक सलिवरी ग्लैंड है जो आपके माउथ में होता है। तो अगर उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो पैरोटाइटिस की सिचुएशन होती है, ठीक है। एंड इससे हम लोग मिलाने वाले हैं माउथ केयर से, है ना, यानी कि ओरल हाइजीन अगर आप लोग मेंटेन रखिएगा तो आपका पैरोटाइटिस होने की संभावना नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका पेडिकुलोसिस। तो पता है आपको, जूस से संक्रमण को हम लोग पेडिकुलोसिस कहते हैं। तो इसे हम लोग किससे मैच करेंगे, तो इसे ख़त्म किया जाता है कार्बोलिक सोल्यूशन से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोलिक सोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन, है ना। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की सिचुएशन क्या होता है, आपका पेट फूल जाता है, जब आपको गैस पास करने में दिक्कत हो रही हो, आप गैस पास नहीं कर पा रहे हो और आपका पेट लगातार फूलते जा रहे हो, है ना, तो वैसे में पेशेंट बेचैन हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन से निपटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं फ्लैटस ट्यूब का, ठीक है। फ्लैटस ट्यूब में जनरली आपके स्टमक से जो गैस होती है ना, जो आपके पेट में होती है गैस, उससे निकाला जाता है फ्लैटस ट्यूब की मदद से, और फिर आपको राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव का एग्जाम्पल आपका डलकोलेक्स, ठीक है। अब आपका बच गया कौन सा, शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट जाएगा आपका प्योर लाइसोम। तो सिचुएशन में जब भी मैचिंग आए, अगर आपको एक या दो क्वेश्चन आए, जो आ रहा है पहले आप उसे मैच कर लीजिए, बाकी जो बचा उसके अनुसार आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट वाली क्लास में अगर आप कमेंट करते हैं तो हम लोग सेट नंबर 2 का भी सॉल्यूशन करवा देंगे, सेट नंबर 3 का भी करवा देंगे। एंड इस PDF को हम आप लोगों को टेलीग्राम पर दे देंगे, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।